Hello, Matujiman, and watching Morning Pulse on Honorable TV. On the special session of the Punjab Assembly, Punjab PJP President Sunil Jakhar said that the Assembly is a temple of democracy and entering it under the influence of alcohol would amount to disrespect. He alleged that if the government attends the House in an inebriated state, it would insult both the constitution framed by B.R. Ambedkar and democratic institutions. Referring to the special session, he said all leaders, including Bhagwant Mann, should undergo a breathalyzer test, adding that if such a test is conducted, there would be no need for a floor test. देखिए, आज सेशन क्यों स्पेशल सेशन हमने क्यों स्पेशल सेशन बुलाया है वो तो अभी सेशन के दौरान सारी बातें होंगी, परंतु आज पंजाब विधानसभा का जो सदन है, भवन है, वो लोकतंत्र का मंदिर माना जाता है। और अभी कुछ दिन पहले ही पंजाब के अंदर एक सेक्युलर को रोकने के लिए एक्ट लाया गया है। और उस अगर मंदिर में या गुरुद्वारे में कोई आदमी नशे के हालात में जाए, शराब पी के जाए, तो अवमानना और अपमान होता है, उसका बेअदबी मानी जाती है। और विधानसभा में सरकार मदहोश होके आए, ताकत के नशे की बात नहीं कर रहा मैं, नशे के अंदर मगरूर होके सरकार विधानसभा में आए, तो मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का अपमान है, परंतु लोकतंत्र के उस मंदिर का भी अपमान है। भगवंत मान जी चाहे आज फ्लोर टेस्ट करवाएं ना करवाएं, क्योंकि शोर पड़ रहा है कि सरकार आम आदमी पार्टी की जा रही है, बहुत सारे एमएलए टूट के जा रहे हैं, ये उनका अपना मुद्दा है, पार्टी का मुद्दा है। परंतु मेरी एक बेनती है भगवंत मान जी से कि आज स्पेशल सेशन के महत्व को देखते हुए ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट जरूर करवा लिया जाना चाहिए सारे लीडर साहिबान का, क्योंकि अगर कार चलाने के लिए रात को ड्राइवर का शराब के लिए ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट होता है, पायलट जहाज उड़ाने से पहले उसका ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट होता है, और यहाँ पे तो लीडर साहिबान पंजाब को चलाना है साहब, पंजाब को चलाने वाले लीडर्स का अगर ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट हो जाए तो मैं समझता हूँ भगवंत मान जी को फ्लोर टेस्ट कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पंजाब का भी समस्या खत्म हो जाएगी और उनकी आम आदमी पार्टी की समस्या आज ही खत्म हो जाएगी, सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे आज ही। थैंक यू। On PJP holding a parallel People's Assembly alongside the special session of the Vidyan Sabha, Vikramjit Singh Saniya said the discussion would focus solely on Punjab's issues. He said he would not indulge in politics or use offensive languages against the Chief Minister and would instead speak about solutions to the state's problems, including the plight of farmers, measures taken to strengthen river embankments, steps to curb illegal sand mining and employment opportunities for the youth. बीजेपी की तरफ से रखा गया, वहाँ हम खाली पंजाब के मुद्दों की बात करेंगे कि पंजाब के ये मुद्दे थे 5 साल पहले, चाहे इलीगल सैंड माइनिंग का मुद्दा था, किसानों की माली हालत का मुद्दा था, एमएसपी अदर क्रॉप्स का मुद्दा था जो हरियाणा में मिल रही है, ड्रग्स का मुद्दा था, ट्रेड इंडस्ट्री का मुद्दा था, मेडिकल कॉलेजेस का था, अभी 6 बनाएंगे, वो नींव पत्थर रखे ना, अभी ना नींव है ना पत्थर है। तो इस टाइप की मैं तो कोई राजनीति की बात नहीं करूंगा, ना ही कोई सीएम साहब के, पहले ही मैं कह चुका हूं कोई अपशब्द मैं नहीं कहूंगा। पंजाब के मुद्दे हैं उस पर चर्चा करूंगा मैं कि भाई ये मुद्दों का हल क्या है और हमें सबको मिलके पंजाब के किसान ने क्या कसूर किया है, उसकी हालत देखो। फ्लड आ गए, किसी को नहीं पता क्यों आ गए फ्लड। मैं कह रहा हूँ सेंटर ने 12,000 करोड़ दिया या 1,200 करोड़ दिया, वो जो भी है, पर हमने क्या किया रिवर एम्बैंकमेंट को पक्का करने के लिए, हमने क्या किया इलीगल सैंड माइनिंग दरिया के किनारे रोकने के लिए। देखो जाके अमृतसर, अजनाला, धर्मकोट, पत्तन तक हम गए हैं, क्या तरादी हुई है, वो किसान उठ ही नहीं पाएंगे कितने साल। और जो 20,000 रुपये, पहले तो 50,000 की बात थी, अब 20,000 रुपये एकड़ गोदावरी की बात थी। अभी हमने सर्वे कराया अमृतसर, पठानकोट, गुरदासपुर, ये सारा अजनाला, ये तहसीलों में सर 82.4% किसानों को वो 20,000 भी नहीं मिला। अब तो कणक भी हमने भिजवा दी, कणक भी हार्वेस्ट हो गई। अब फिर पता नहीं इस साल फिर ना, भगवान ना करे, वाहिगुरु ना करे, कोई हमारी तैयारी नहीं है। फिर कहेंगे पानी, बरसात से थोड़ा एक रात से पानी 28 अगस्त को आया, सारा पंजाब जो है उसमें डूब गया। तो बहुत सारे इश्यूज हैं, उसका आज बड़ा बातचीत होगी। व्हिप जारी किया, क्या प्रताप लाना चाहते हैं कि उनको लगता है कि चलो वो पॉलिटिकल बात है, अब पॉलिटिकल, पर ठीक है, वो अपना ठीक कहता है। तो हमारा मुद्दों पे है, हम पंजाबियों के लिए आवाज उठाने आए हैं। पंजाबी किसान, पंजाबी यूथ, नौकरियां कहाँ हैं?
हम जो प्राइवेट लोग अपने स्किल सेंटर चलाते हैं इधर उधर, या जो यूनिवर्सिटियां वाले वो मिल रहे हैं। बाकी आईटी बच्चे पढ़ के आईटी का कोर्स करके बंगलोर जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, जयपुर चले जा रहे हैं। On the controversial Great Nicobar project, former DG PRO Rajiv Chaudhary has stated that National Green Tribunal has granted clearance following due process. He acknowledged that several concerns have been raised by groups and individuals, particularly regarding the impact of forest, marine life and the possible displacement of tribal communities. He also pointed out that nearly 8 to 10 lakh trees across about 137 square kilometers of the island are likely to be cut as part of the project. There are some critics and criticism from environmentalists, and they say that this project may impact a fragile ecosystem and indigenous tribes. Are these concerns being overstated or just underestimated? No, concerns are welcome in a democracy, and everyone should have a voice. And people have even gone to the court, and court has given their verdict, because National Green Tribunal has given the clearance after due deliberation in the process. So basically the concerns what have been voiced by groups or people, individuals also, are forest, basically forest issues, then the marine issues and the tribal displacement. So I'll deal these three separately. The forest, in the 137 square kilometer area, there will be approximately 8 to 10 lakh trees which will have to be cut. But that afforestation, as per the policy, there will be trees, because there is no area available in that Great Nicobar Island to plant trees. Generally, the trees, when they are cut, they are planted nearby or in the vicinity. But then there is no space. It's a small island with 1761 people staying there from Champagne and Nicobarese tribe. So these trees will be planted in Haryana and Madhya Pradesh, as per the policy in place. Second thing is the concern is marine life. There are leatherback turtles there which come for nesting in the Glathia basin, river basin, and there are some fishes. Then there are some coral reefs which people are concerned that they will get destroyed, or mangroves and the coastal biodiversity, whatever the maritime life is there. So all these concerns are valid, but then government has gone in a very deliberate manner, and each concern, firstly the leatherback turtles will be shifted upwards to there are 2 more islands nearby where they will be shifted in a proper manner. And the concern about the corals also will be displaced and no destruction will happen, and biodiversity, coastal biodiversity will be preserved. So these are about the marine life. The proper steps have been planned to preserve, and no destruction will happen to this life. Thirdly, the maybe perceived displacement of Champagne tribe and Nicobarese people. I have been to these places because as Director General Border Roads, we made the southernmost road in the country, connecting the Lakshmi Nagar to Shastri Nagar. Shastri Nagar is near Campbell Bay, and we also made a bridge over Galathia River connecting Lakshmi Nagar to Indira Point. So there have been very deliberate effort not to disturb the flora, fauna and the marine life or the forest as the people have been thinking, because they have not gone on, or they have not understood the mechanism how it is going to be preserved, or the plan which is there in place. That needs to be promulgated, or people need to be made aware through such kind of programs, and this should be in the open. This is in the open domain. This has been written very recently by Hindu also on 4th March, I believe, the complete details of the project, and other national dailies or national magazines are also writing about it. So that has to be assuaged, the concerns of the people. And third concern, as I talked about, the displacement of the people. Government is made a plan where the zero displacement will be there. But if at all some displacement in the later phases, because first phase will come, it will take maybe 6 to 8 years or so, then second and third and fourth. In 30 years it is going to be made. So there will be 17 out of 1761 complete people staying on this Great Nicobar Island.
of Champagne and Nicobarese tribes, there will be approximately 230 people from Champagne tribe and around 350 people from Nicobarese settlements. There are 2-3 settlements of Nicobarese which are lying in the Galatia River basin. So they will be systematically, placed in other areas. It's a big island, and as per their consent, they had given their consent. Now they have withdrawn their consent on under influence of certain people. I'll say they are also part of the democracy, so they are free to exercise their discretion. But the plan is very foolproof, and there nothing of that sort is going to happen, as of late it has been coming in the media by some important people and groups of people. So that kind of thing is not going to happen in these three, like forest, the maritime life and the displacements of the tribes. That all has been catered for the government. It is a very well planned project which has been cleared by Niti Aayog and NGT, forest clearances, and whole lot of consultations have been made by the groups of people, the locals. Everything has been gone through. Amid the Election Commission of India rejecting allegations made by West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee, RJD leader Manoj Jha said has sit out at the poll party reacting to the development Jha questioned the Commission's response, saying expectations from it were limited. He further alleged that the reaction of officials at the conclusion of elections reflected a sense of mission accomplished. इसके अलावा से कैसे देखते हैं, पश्चिम बंगाल से कल तस्वीरें आई, ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम तक पहुंच गई, सीसीटीवी उनके पास था, दिखा रही थी, छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई तो मुझे आना पड़ा और करो या मरो की स्थिति, आखिरी सांस तक लड़ूंगी। हालांकि चुनाव आयोग ने सीधे तौर पे सभी एलिगेशंस को खारिज करते हुए कहा है कि हम पूरे चाक चौबंद तरीके से निगरानी कर रहे हैं। देखिए, चुनाव आयोग से क्या अपेक्षा करते हैं आप? क्या कहेगा? चाक चौबंद तरीके से नहीं कर रहे हैं या हम पक्षकार हो गए, ये कभी मानेंगे? मैंने कुछ विजुअल्स देखे सीईसी के, जिस दिन चुनाव खत्म हुए, उनके चेहरे की खुशी बता रही थी, मिशन एकम्प्लिस्ड, चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष नहीं, बल्कि मुझे जो कहा गया था मैंने वो कर दिखाया, और कहां से कहा गया था ये भी स्पष्ट। तो ये लड़ाई फिर आप क्योंकि बड़ा आरोप लगा रहे हैं, तो इस लड़ाई को कैसे आगे लेके जाएंगे? देखिए, तो आप लोगों ने दिया, मैं बताऊंगा कि नोटिस को छोड़ दीजिए, नोटिस तो एक्सेप्ट होगा नहीं होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा नहीं होगा, हम अब भी कहेंगे इस तरह के नोटिस का एकमात्र मकसद ये होता है कि हमारे संविधान में जो व्यवस्थाएं थी वो स्वतंत्र और निष्पक्ष सिर्फ कागज पे लिखा हुआ नहीं था। तो स्वच्छता अभियान, चश्मा लगा दिया गांधी जी का नाम, उसको जमीन पे उतार। मैंने तो खुद भी लिखा कि अगर आज सुकुमार सेन जो हमारे पहले सीईसी थे और वो इनको चिट्ठी लिखते तो क्या लिखते, मैंने डॉक्यूमेंट करके रखा हुआ। मेरा कोई व्यक्तिगत हमारा विरोध थोड़ी ही है। हम चाहते हैं कि अगर आप स्वतंत्र और निष्पक्ष सिर्फ बोले नहीं, आप दिखें, दिखने में कमी आ रही है, ये चिंता का विषय। वहीं बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी का व्यवहार जिस तरीके से है, ये ऐसे है कि चोर मचाए शोर। मैं उनकी टिप्पणी पर क्या टिप्पणी करूं? जहां ये बोला जाता हो उल्टा लटका के सीधा कर देंगे दूसरे दलों के कार्यकर्ताओं को, वहां कुछ बचा है क्या? कम से कम वो गरिमा तो ममता जी ने नहीं खोई है ना, बस इतना ही कहना। और निशिकांत दुबे तो एक बांग्लादेश के सांसद के बयान का हवाला दिया कि वो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी बंगाल में सरकार बना लेगी तो सारे घुसपैठियों को और बांग्लादेशी मुसलमानों को बाहर कर दिया जाएगा। तो ये नेक्सस जो टीएमसी का और उन लोगों का है वो परत सामने आ रही है। आप कहाँ निशिकांत जी के बयान पे मेरा बयान ले रहे? वो बहुत महान नेता है भाई, बहुत महान नेता है। महान नेताओं पर मत लिया कीजिए टिप्पणी। उनके ज्ञान का भंडार अद्भुत है और सारा ज्ञान का भंडार उनको 6 से 8 बजे सुबह व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचता है। अगर एक भी बांग्लादेशी है निशिकांत जी, तो आप किस पे उंगली उठा रहे हैं ये हम भी समझते हैं, और शायद किसके इशारे पे उठा रहे हैं ये भी हम समझते हैं। राजनीतिक सवाल पूछूंगा आपसे। मध्य प्रदेश के जबलपुर में
जो है एक क्रूज हादसे का शिकार हो गया और वहाँ पर कई लोग जो है वो मारे गए, डूब गए। और आरोप इस बात का लग रहा है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने SOPs फॉलो नहीं करी, सेना को आपके बचाना पड़ा और लाशें नहीं, देखिए, मैं अद्भुत मानता हूं इसमें भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? लोकल और ग्लोबल कोई चीज है क्या? एडमिनिस्ट्रेशन इज हिरार्की। अगर कोई लैप्स है तो वो सबकी है। अभी गुजरात में जो कांड हुआ था बीते वर्षों, जिसमें बच्चे मारे गए थे बड़ी संख्या में, क्या फर्क पड़ा? किसको सजा मिली? कौन जेल में है? किसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हुई? जान जाएगी, आम लोगों की जान है भाई। वो आंकड़े हैं। आंकड़ों का कोई जाति, कोई धर्म नहीं होता। आंकड़ा बनाया, मुआवजा दिया, कहानी खत्म। ये बना के रख दिया। अभी क्या, बिहार के एक आदमी की हत्या कर दी गई सिर्फ बिहारी होने के कारण। क्या हुआ? 2 दिन हम लोगों ने प्रतिक्रिया दी, वो दी, कान पे जू नहीं रहेगा किसी की। तो आम इंसान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। मैंने कहा था ना आपके एक सवाल के जवाब में, एक बड़ा पाखंड होगा, एक बड़ा स्वांग होगा, एक ढोल नगाड़े बजेंगे, लोगों को कहा जाएगा अपने परिवार में कोई अगर चला गया है, भूल जा, इस स्वांग को देख, इस पाखंड को देख। JDU MP Sanjay Kumar Jha has termed his recent meeting with PJP leader Nitin Nabin as a courtesy call, stating that both parties have been working together for a long time. He clarified that there was no discussion regarding any cabinet expansion during the meeting. Speaking on the law and order situation, Jha reiterated that Chief Minister Nitin Kumar has always prioritized the rule of law. He asserted that the government remains committed to strict action, adding that no criminal will be spared and that such elements will receive no protection under the current administration. और बिहार में मंत्रिमंडल का गठन भी होना है जल्द, तो कई तरह की कयासें चल रही हैं। आप लोगों की क्या मुलाकात हुई, किस मुद्दे पर मुलाकात हुई, क्या बात हुई, ये लोग जानना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल हम लोग लंबे समय से साथ काम करते रहे हैं। बिहार में भी जब से सरकार बनी NDA की वहाँ पर, और नितिन नवीन जी भी 2006 में ही विधायक बन गए थे उस समय, और हम लोग एक साथ काम करते रहे, लंबे समय से काम किए। तो ये बिल्कुल कटसी वाली मुलाकात थी, मेरे आवास पे आए थे। इसका कोई पॉलिटिकल चीज़, जब मिलते हैं तो चर्चा होती ही है, और बिहार की चर्चा तो खास करके होती है, लेकिन ये आपसे ही कटसी मीटिंग था। इसका कोई मंत्रिमंडल विस्तार नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई चर्चा नहीं। संजय जी, एक दो इनकाउंटर सामने आए हैं, गोली का जवाब गोली से दिया गया है, तो क्या बिहार में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है अपराधियों से निपटने का? इसके बारे में बताइए। देखिए, मैं नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री बने, मुझे ध्यान है 24 नवंबर 2005 को उन्होंने शपथ लिया। दिल्ली में पत्रकारों से उससे पहले बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी एक ही प्रायोरिटी है कानून का राज स्थापित करना, और उन्होंने लार्जली इस चीज़ को एस्टेब्लिश किया। मुझे एक बात बताइए, आज भी बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा जो है पलायन का है। हम लोगों ने बहुत काम किया है और पलायन रुका भी है, लेकिन इस 5 साल, अभी जो 5 साल का मैंडेट, इतना बड़ा मैंडेट जनता ने विश्वास करके NDA को दिया है, उसमें सबसे बड़ा एक वजह है कि उनको विश्वास है कि NDA इस सरकार में अगले 5 साल में बिहार में इन्वेस्टमेंट आएगा, बिहार में उद्योग लगेंगे, बिहार में रोजगार का अवसर प्रदान होंगे। 20 साल में बिहार का परसेप्शन बहुत बदला, और जिस तरह की घटना हुई थी, लोग जब इन्वेस्टर आता है तो उसका सबसे पहला प्रायोरिटी कानून व्यवस्था होता है, और ये जिम्मेदारी सरकार की है वहाँ की, जो किसी भी परिस्थिति में सिर्फ दिखना भी चाहिए कि इस इशू पर किसी तरह, और बिहार सरकार ने बार बार डिमोन्स्ट्रेट किया है इस चीज़ को। इसलिए मैं सरकार के तरफ से और अपने पार्टी की तरफ से इतना तो कह सकता हूं कि कोई भी इसमें कोई कलर देने की जरूरत नहीं है। कोई भी अपराधी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, और उसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा। कोई भी पॉलिटिकल प्रोटेक्शन ऐसे लोगों को इस सरकार से इतना % भी नहीं मिलेगा। कोई भी कितना भी ताकतवर हो बिहार में, या तो निकल जाए वहां से, छोड़ दे बिहार को, बेहतर है। लेकिन बिहार में अगर कोई क्राइम करेगा तो उसको जो मैक्सिमम कुछ हो सकता है उसके साथ, वो वहाँ का सरकार उसको करेगी, क्योंकि हम लोग
बिहार के जनता के प्रति प्रतिबद्ध है और हम लोगों को भी पूरा बिहार का में उद्योग और रोजगार लगे, उसके लिए सबसे पहला प्रायोरिटी है कि इस टाइप के एलिमेंट को तो बिल्कुल एलिमिनेट करना चाहिए। मतलब बिहार में अपराधियों को अब गोली का जवाब गोली से मिलेगा, अगर वो बदमाशी करेंगे तो उनको गोली मिलेगी, गोला से मिलेगा, कोई जगह नहीं है और कोई मुरब्बत नहीं है, सवाल ही नहीं उठता है। इतना भी अगर दिमाग में कहीं इधर उधर है ना, इस सरकार में बचने की संभावना उनकी नहीं है। और एक आखिरी सवाल रहे हैं कि 5 राज्यों में वोटिंग हो गया, अब काउंटिंग का दौर शुरू होने वाला है, 4 तारीख को काउंटिंग होना है, और इससे पहले बंगाल में जिस तरह से ईवीएम स्ट्रांग रूम सील करने को लेकर और उसको लेकर जो बवाल है टीएमसी के द्वारा जो किया जा रहा है, इस पर आपका क्या? देखिए, आप शुरू से ही इनके पैटर्न को देखिए, शुरू से ही इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है सबको डिफेम करने का कोशिश किया। पहले एसआईआर पे बोलते रहे, फिर और किसी चीज़ों पे बोलते रहे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि ह्यूज इनकम्बेंसी बंगाल के सरकार के खिलाफ है और जो दिखाई पड़ रहा है। लोग बिहार के बारे में बोलते थे कि बिहार में इलेक्शन में वायलेंस होता है, अभी चुनाव हुआ ना, इतना भी बड़ा घटना कहीं पूरे बिहार में देखे आप? एक बूथ पर रिपोलिंग हुआ, इतना पीसफुल इलेक्शन बिहार में हुआ। अब बंगाल में इतना इलेक्शन में वायलेंस होता है, पॉलिटिकल लोगों का जिस तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से बूथ कब्जा करने की बात होती है, यही लोग संविधान की रक्षा की बात कर रहे थे, किताब लेके घूमते हैं पार्लियामेंट में, लेकिन किस तरीके से वहाँ चुनाव में ऑर्गेनाइज तरीके से ये लोग करते हैं, वहाँ रिगिंग, और उसी से सरकार बनती रही। तो इस बार पहली बार हमको लगता है कि इतना पीसफुल माने कोशिश किया गया कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो दिख रहा है, क्योंकि ये चुनाव अब उनको लगता है कि मुश्किल। That's all we have for now. Keep watching Hornbill TV.